शुरू करते हैं जनरल साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने के बाद में जो चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है तो देखिए, समय का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम दूरी की बात करें, दूरी की बात करें तो इसका होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। पारसेक, पारसेक, ये आप दो याद रखेंगे। जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10, ठीक है, ये पावर 15, तो ये मीटर में होता है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही आप याद रखेंगे पारसेक जो है, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम एक पारसेक की बात करें, एक पारसेक, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, ठीक है। तो आप याद रखेंगे प्रकाश वर्ष में प्रकाश का कोई मतलब नहीं होता, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश का मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रकाश के द्वारा चली गई एक साल की दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये दूरी का मात्रक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 पे घात 15 मीटर। और अगर हम एक पारसेक की बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी से वायुमंडल किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, जो गुरुत्व होता है, तो आप इसके लिए याद रखेंगे कि न्यूटन का एक नियम था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई दो पिंड जो होते हैं, मान लीजिए एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, तो दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? आकर्षण बल कार्य करता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं। अब मान लीजिए इसमें से ये पिंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है ना, ये पिंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ये पिंड मान लीजिए पृथ्वी है, यानी कि दो पिंडों के बीच में से कोई एक पिंड पृथ्वी हो, तो पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी। पृथ्वी इस पिंड को अपनी ओर खींचेगी, और इस खींचने की जो शक्ति होती है या आकर्षण बल होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या मतलब ये बता सकते हैं कि दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व में होता क्या है? पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये गुरुत्व होता है। इसी प्रकार जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो वायुमंडल बंधा हुआ है, तो ये गुरुत्व के कारण बंधा हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एक, ग्रेविटी या फिर गुरुत्व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। देखिए, ये तो आप पढ़े होंगे, तो आप बता सकते हैं कि आवेशों में जो स्थानांतरण होता है वो दूरी से होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। बॉल बेयरिंग किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जो बॉल बेयरिंग होते हैं, आप जानते हैं कि ये बॉल बेयरिंग से क्या होता है? घर्षण कम होता है, डिक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्नेहक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप उसमें भी बताएंगे कि घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देख, देश का जो धन होता है ना, उसमें जो रिजर्व भंडार के लिए हम रखते हैं उसमें क्या क्या रख सकते हैं? देखिए, एक तो डॉलर रखते हैं, ठीक है, डॉलर रखते हैं, लेकिन ये डॉलर क्या है? मुद्रा है। इसी प्रकार हम सोना रखते हैं, सोना रखते हैं, ये क्या है? तत्व है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्या है? 4, ठीक है, सोना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन कैक्टस द स्पाइन्स आर द मोडिफाइड। ये पत्तियों का होता है, ठीक है। नागफनी में जो कांटे होते हैं वो पत्तियों का रूपांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, 7वां प्रश्न है कि टांका तार किसका एक मिश्र धातु है? जो टांका होता है वो किसकी मिश्र धातु है? तो टांका में क्या होता है, आप देखिए एक चीज याद रखेंगे, TSP। क्या? TSP।
लेकिन टीएसपी के मतलब है ये मान लीजिए टांका, ठीक है, टांका। और एस से आप याद रखेंगे क्या, एस से आप याद रखेंगे एस एन, ठीक है। एस एन किसको बोलते हैं आप जानते भी होंगे, टिन। टिन कितनी होती है 67%। पी का मतलब है यहाँ पी बी, क्या पी बी मतलब शीशा यानी कि लेड, है ना, तो ये होता है 33%। तो आप क्या याद रखेंगे, टीएसपी, टांका, टी से टांका है, एस से एस एन यानी कि टिन है, पी से पीबी यानी कि शीशा है। तो आप इतना याद रखेंगे कि टांका का जो मिश्रण होता है वो लेड और टिन का होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही आप एक और याद रखेंगे, क्या, पिताजी। क्या याद रखेंगे, पिताजी। पिताजी को क्यों रखना है, क्योंकि पी से है पीतल, जो पीतल मिश्र धातु होती है वो किस किस से मिलकर के बनती है, तो आप बताएंगे तांबा, तांबा प्लस जिंक, क्या, जिंक, ठीक है, तांबा प्लस जिंक। तो यहाँ पी, ठीक है, ता से तांबा, जी से जिंक। वैसे अगर इसकी बात करें तो ये 70 और 30 का रेशो होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि पिताजी का मतलब है पीतल की मिश्र धातु, ठीक है, पीतल मतलब तांबा जिंक। तो आप इतना, हाँ एक और याद रखेंगे, कांता टी, क्या, कांता टी, ठीक है, कांता टी। कांता टी किसकी मतलब किसके लिए बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कांसा। जो कांसा होता है, कांसा किससे बना होता है, कांसा भी एक मिश्र धातु है, तो कांसा बना होता है तांबा प्लस टिन, क्या, तांबा प्लस टिन। तो तांबा और टिन, यहां से है का, कांता और टी, ठीक है, तो कांता टी। तो आप इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये पित्त होता क्या है। तो पित्त की अगर हम बात करें तो ये जो है पीले हरे, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। कैसा, क्षारीय द्रव है, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे। अगर हम इसके पीएच मान की बात करें, ठीक है, पीएच जो वैल्यू होती है उसकी बात करें तो ये कितनी है 7.7। देखिए 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय है, 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये जो पीएच वैल्यू है इसकी 7.7 है, मतलब ये क्षारीय है। तो आप इतना याद रखेंगे। अगर हम इसके निकलने के स्थान की बात करें, है ना, जो ये निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है यकृत से। देखिए यहाँ यही पूछा गया है कि कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये यकृत से होता है। यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो पित्त होता है वो यकृत से ही निकलता है। लेकिन अगर हम जमा होने की बात करें तो ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। पित्ताशय का मतलब है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम इसके कार्य की बात करें तो अगर कार्य की बात करें तो एक तो ये क्षारीय होता है, तो भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है। तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा, भोजन को ये सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, जो हम खाते हैं उसको सड़ने से बचाता है। और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। लेकिन इसका मुख्य जो कार्य है ये वसाओं के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वसाओं के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये था। अब हम बता सकते हैं कि ये पित्त होता क्या है। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, इसकी पीएच वैल्यू 7.7 है। ये निकलता कहाँ से है, यकृत से, यानी कि यकृत से उत्पन्न होता है। ये जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। इसके कार्य हैं, भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए 9वां प्रश्न है कि चालन संभव होता है। चालन मतलब कंडक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि चालन कहाँ संभव होता है। जो पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है, पदार्थ में ऊष्मा का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, लेकिन उस पदार्थ के कणों का जो स्थान है वो परिवर्तित न हो, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, चालन कहलाता है। अब आप नहीं समझे होंगे, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो चालन होता है वो हमेशा ठोसों में होता है। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, चालन विधि से होता है। तो आप इतना याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे कि जो चालन है उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर होता है। अब देखो चालन,
चालन। चालन की क्या कंडीशन है कि ये उच्च ताप वाले भाग से किस साइड भगता है, निम्न ताप वाले भाग में। ठीक है, निम्न ताप वाले भाग में। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ये जो है ठोस होते हैं, ठोसों में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है, चालन विधि से होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अब मान लीजिए ये आपकी एक लोहे की छड़ है। ठीक है, क्या है, लोहे की छड़ है। ठीक है, ये लोहे की छड़ है। अब देखिए ये है, यहां आपका बिल्कुल कोई ताप नहीं है, यहां से आपने एक अग्नि जलाई या कुछ भी गर्म चीज, जैसे मान लीजिए कि कोयला जलाया। ठीक है, और इधर से आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि इस जो ये लोहे की छड़ थी, लोहे की जो छड़ थी, है ना, इसमें क्या हुआ कि इसके जो कण थे, लोहे की छड़ एक तो ठोस है पहली बात, और जो ठोस के कण हैं, इस पदार्थ के ठोस के जो कण हैं वो परिवर्तित नहीं होंगे, वो जहां हैं वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, ये ठोस है इसलिए इसके कण आसपास ज्यादा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठोस में क्या होता है कि स्थान नहीं होता, इतने घने होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। तो यहां से जैसे आपने गर्म किया तो ये धीरे 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 ये निम्न ताप की ओर भगेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर से आपने गर्म किया है तो इधर क्या है, इसका उच्च ताप है, उच्च ताप से ये हमेशा क्या है, निम्न ताप की ओर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इस पूरी छड़ को गर्म कर देगी। तो यही ये समझाना चाह रहे हैं कि चालन विधि में क्या होता है कि निम्न उच्च ताप से निम्न ताप की ओर भगता है। ठोस जो होते हैं उनमें चालन विधि से ही स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, और इसमें जो है, जो इसके जो कण हैं वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते, यानी कि वो उसी जगह पे गर्म हो जाते हैं। तो ये है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं क्या है। चालन संभव होता है, ठीक है, किसमें होता है, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। देखिए ये तो बात सही है कि ये तो सही है। अब आगे अच्छा ये सही क्यों, क्योंकि वस्तुओं के संपर्क में रखा गया हो, वस्तुओं के संपर्क में ये देखिए कण रखे हैं ना संपर्क में। ठीक है, तो यही तो है ठोस, है ना, और भिन्न ताप पर होना चाहिए। तो मान लीजिए इधर से हमने गर्म कर रहे हैं, इधर निम्न ताप है, इधर उच्च ताप है, भिन्न ताप हो गया, तो ये तो सही है। जब वस्तुएं समान ताप हों, ये तो गलत है, समान ताप तो होगा ही नहीं। जब वस्तुएं एक दूसरे से पृथक हों, अगर अलग होंगी तो गर्म कैसे होंगी। ठीक है, जब वस्तुएं भिन्न ताप पर हों व इनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो, दूरी व्यवस्थित होगी तो ये ठोस थोड़े ना होगा, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। तो आप एक वर्ड और याद रख लीजिएगा, क्या, विद्युत मोटर। हाँ ये है, ठीक है, ऑप्शन में आपको दी गई है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के बारे में अब आपको याद क्या रखना है, विद्युत मोटर में क्या होता है, देखिए विद्युत है आगे तो आप भी विद्युत लिख लीजिए। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो आपको मैंने यही क्यों बताया, क्योंकि यहाँ है विद्युत और यहाँ पर भी है विद्युत। तो आप याद रखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, क्या, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब जो इसमें जो बताया गया है कि एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि देखिए ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है। तो विद्युत मोटर का उल्टा कार्य करता है जनरेटर। ठीक है, कौन, जनरेटर। तो आप याद रखेंगे कि विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, वहीं जनरेटर इसका उल्टा कार्य करता है, जो वो यांत्रिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वहीं अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, है ना। और लीवर, ये क्या होते हैं, ये उत्तोलक होते हैं, आपने देखे भी होंगे उत्तोलक। ठीक है, क्या उत्तोलक क्या होते हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। ठीक है, जैसे प्रथम श्रेणी में कैंची आता है, पिलास आता है, द्वितीय श्रेणी में सरौता या नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है, तृतीय जो श्रेणी होती है उसमें आदमी का जो हमारा खुद का हाथ है, चिमटा है, ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो ये होते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि राइजोबियम एक प्रकार का क्या है। ठीक है, तो जो राइजोबियम होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब होता है दो जीव होते हैं जिनमें दोनों को बराबर फायदा होता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। सहजीवी
ऐसा राइजोबियम कैसे करता है? जो राइजोबियम है ये रहता है लेग्यूमिनोसी। देखिए मैंने आपको ये बायोलॉजी के वर्ड दे दिया है, लेग्यूमिनोसी। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जो दलहन होती हैं यानी मटर को लेके जितने भी फसलें हैं उन्हीं की जड़ों में रहता है, उन्हीं की जड़ों में ये रहता है राइजोबियम। ठीक है, ये क्या करता है, ये राइजोबियम क्या करता है कि ये जड़ों में वहां से अपने भोजन वगैरह के लिए पूर्ति करता है। ठीक है, और बदले में ये इनको लेग्यूमिनेसी जो पौधे हैं इनको क्या देता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इन्हें क्या देता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलकर इन्हें देता है। तो क्या संबंध हो गया, दोनों को फायदा होता है, उस संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, तो सहजीवी का संबंध राइजोबियम का है और ये किससे है, तो ये लेग्यूमिनोसी पौधे हैं उनकी जड़ों में रहता है, इससे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, लाभ होता है, या आदान प्रदान नहीं होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए अगर हम रसायन की भाषा में बात करें तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तब धनायन प्रदान करती हैं। तो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन का नुकसान, क्योंकि त्याग करती हैं तो त्याग करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। वहीं अगर हम बात करें कुछ और गुणों की तो ये चमकदार होती हैं। ठीक है, चमकदार होती हैं जैसे सोना है, चांदी है ना। दूसरा है आघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं। आघात वर्ध्य का मतलब है आपने देखा होगा जैसे लोहा है, लोहा पे जितना पीटोगे वो ही उतना ही तनता जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है। तो ये आघात वर्धनीय है, तन्यता इनमें पाई जाती है, ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछ दी जाए, हल्की धातु, तो आप ये जरूर याद रखेंगे क्या है, लिथियम। क्या है, लिथियम। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। अगर सबसे हल्की पूछी है तो सबसे भारी भी तो पूछी जा सकती है। तो सबसे भारी कौन सी है, सबसे भारी होती है ओस्मियम। कौन सी, ओस्मियम। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया है तो सबसे कठोर भी पूछ सकता है। कठोर धातु की बात करें तो वो है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। तो ये कुछ फैक्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 13वां प्रश्न है कि धातु एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तो उसके नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा। इस प्रश्न को हम सॉल्व करें तो काफी समय लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 4Mn। चलिए आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए धातु और ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए अभिक्रिया करते हैं, आप इतना तो समझते होंगे। ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड में अगर हम बात करें, धातु के ऑक्साइड में जो धातु की संयोजकता होती है, धातु के ऑक्साइड में धातु की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3। ठीक है, समझ गए होंगे। धातु की संयोजकता कितनी होती है, 3। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर संयोजकता की बात करें, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, वो होती है 2। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद में अगर बात करें, जब ये 3 है और जब ये 2 है तो इस हिसाब से अगर हम बात करें, इस हिसाब से सूत्र क्या बनना चाहिए, M3O2, है ना। M मतलब ये धातु की बात कर रहे हैं, O मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो O2 ये बनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं आपस में तो उनकी संयोजकता बदल जाती है, और जब बदल जाती है तो उस हिसाब से ये बनती ये है M2O3। समझ गए। चल आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो धातु की संयोजकता हम फिर समझ रहे हैं, धातु यानी कि M की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अगर नाइट्राइड की बात करें, नाइट्राइड देखिए अब पूछा क्या जा रहा है, नाइट्राइड पूछा जा रहा है, यहाँ तो ऑक्साइड था या नाइट्राइड है। तो नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्राइड की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, वो भी 3 होती है, वो भी 3 होती है। तो सूत्र क्या बनना चाहिए, धातु का जो नाइट्राइड का जो सूत्र है वो क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए M3N3। ठीक है, M3 और N3। अब इसे अगर हम बदल दें, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो बदल जाएंगे, तब भी क्या होगा, ये 3 इधर से इधर पहुंच जाएगा, इधर से इधर पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये M3N3 होगा, जिसे हम MnV लिखते हैं, MnV लिखते हैं। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है कि जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको अगर हम समझाने में लग गए तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए आप याद रखेंगे प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? आपसे पूछा गया है। देखिए, जो निषेचन होता है, मान लीजिए ये पुरुष है, ये स्त्री है, ठीक है। पुरुष का शुक्राणु, पुरुष से क्या निकलता है? शुक्राणु। स्त्री से अगर बात करें तो अंडज, ठीक है ना, अंड कोशिका से अंडज। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक अंडे का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? युग्मनज यानी कि जायगोट, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4। चलो आगे देखते हैं। तो 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 यानी कि गोल्ड। देखिए, गोल्ड जो होता है वो सबसे शुद्ध कितने होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। सबसे शुद्ध 24 कैरेट का होता है। तो जो 24 कैरेट का सोना होता है ये काफी नर्म होता है। क्या होता है? नर्म होता है। इससे आभूषण नहीं बना सकते। इसमें अगर आभूषण बनाना है तो इसमें मिलाने के लिए तांबा या फिर चांदी का उपयोग किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। फिर आभूषण जो सामान्यतः भारत में बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? तो देखिए, जो आभासी व सीधा, ठीक है, आप याद रखेंगे आभासी व सीधा, ठीक है। क्या याद रखना है? जो उत्तल दर्पण होता है, यानी कि ये 3 उत्तल दर्पण हमेशा आभासी व सीधा दर्पण प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है। चाहे वो अनंत दूरी पर रखा जाए चाहे निश्चित दूरी पर रखा जाए, ये हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, ठीक है। अगर हम उत्तल दर्पण के प्रयोग की बात करें तो ये जो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। स्ट्रीट लैंप होते हैं ना, स्ट्रीट लैंप उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, तो उसमें भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। अब हम 18वां प्रश्न देख। अगला प्रश्न है कि दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। दूध के चूर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो दूध होता है वो सूखे दूध में परिवर्तित होने के लिए क्या होता है कि दूध में जो उपस्थित जल होता है उसको सुखा करके दूध का क्या बनाया जाता है? चूर्ण बनाया जाता है। दूध में जो जल होता है उसको सुखाया जाता है, फिर दूध का चूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो उस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं? जल निष्कासन यानी कि डिहाइड्रेशन, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जल को सुखा करके ये हमें चूर्ण प्राप्त होता है, तो ये उसको प्रक्रिया कहते हैं जल निष्कासन यानी कि डिहाइड्रेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो कोशिका है, पहले तो आप कोशिका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। कोशिका की जो खोज हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 ईस्वी में, ठीक है। ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक, ठीक है, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर थोड़े से फैक्ट और याद रखेंगे, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की, ठीक है, गैलीसेप्टिकमा की। तो आप ये याद रखेंगे, ये सेप्टिकमा क्या होता है? ये एक तरह का जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। तो ये सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी की बात करें तो ये तंत्र की होती है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, तंत्र की होती है, ये याद रखेंगे। कोशिका जो सिद्धांत था वो दिया था स्लाइडेन व स्वान, ठीक है। स्लाइडेन व स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1939 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। कोशिका को हमने 2 प्रकार से बांटा, एक थी प्रोकैरियोटिक, दूसरी थी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रो लगा है, प्रो का अर्थ होता है प्राचीन, हमेशा याद रखेंगे, प्रो है ना, प्राचीन। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है ये प्राचीन है, यानी कि सबसे पुरानी है। फिर बाद के जीवों में यूकैरियोटिक हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक की कुछ विशेषताएं होती हैं, आप याद रखेंगे। क्या?
क्या विशेषताएं होती हैं प्रोकैरियोटिक में? तो जो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें तो ये बनी होती है सेलुलोज की। तो ये हो गया। दूसरा है इसमें जो है, इसमें बात करें तो केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें पाए जाते हैं। इसके अगर हम बात करें तो इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनती है, ठीक है, नहीं बनती है ना। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनती है। तो आप इतना याद रखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे जीवाणु है, नील हरित शैवाल है। तो ये जो है ये सभी किसके? प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अन्य जो पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जो सभी हैं ये यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। केंद्रक, झिल्ली, परिबद्ध कोशिकांग, ये सभी अनुपस्थित किस में होते हैं? जो सबसे पुरानी है उसी में तो होंगे। तो सबसे पुरानी ये है प्रोकैरियोटिक। तो ये प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख। 20वां प्रश्न है कि आपके पास 2 कीलें हैं, ठीक है, एक तीक्ष्ण सिरे वाले और दूसरी भोथरे सिरे वाली, यानी कि काफी मोटी है, ठीक है। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हो तो जो कील पहले घुसेगी वो कौन सी है? आप हमेशा याद रखिए, अगर जिस पेन से क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए ये आपकी पेन है, ठीक है, ये पेन है, एक तो ये है, ठीक है, ये पेन मान लीजिए, कील मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और एक आपके पास ये कील है। अब आप यहां से कितना भी ठोकेंगे यहां से, ठीक है, यहां से, तो सबसे पहले कौन सी घुसेगी? ये क्यों घुसेगी? क्योंकि इसकी जो आगे की जो नोक है ना वो पेनी है। पेनी का मतलब है ये कम एरिया घेर रही है, तो एरिया का इफेक्ट है। ये कम एरिया किसी भी दीवार पर घेरेगी तो ये जल्दी अंदर जाएगी, ये ज्यादा एरिया ऊपर से कवर कर रही है तो ये लेट जाएगी, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है।